मौर्य साम्राज्य ये सिर्फ एक साम्राज्य का नाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, भारतीय उपमहाद्वीप को एक करने का पहला बड़ा प्रयास। और ये सिर्फ एक राजनैतिक इकाई नहीं थी, बल्कि ये शासन के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स की एक टेस्टिंग ग्राउंड थी। एक जो पूरी तरह ताकत पर आधारित था और दूसरा जो नैतिकता पर। सबसे पहले तो जरा इसके आकार को देखिए। 50 लाख वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा ये। दक्षिण एशिया का पहला इतना विशाल साम्राज्य। आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बड़े हिस्से इसमें शामिल थे। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सामना मौर्य शासकों को करना पड़ा। इतने बड़े, इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाए? इसी चुनौती का जवाब देने के लिए उन्होंने एक के बाद एक दो बहुत अलग अलग ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। तो चलिए उनके पहले ब्लूप्रिंट को देखते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, कह सकते हैं कि हार्ड पावर वाला तरीका था, और इसका जिक्र हमें एक कमाल की किताब में मिलता है, अर्थशास्त्र। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अर्थशास्त्र कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है। ये तो साम्राज्य का, समझिए, एक तरह का ऑपरेशनल मैनुअल था, एक हाउ टू गाइड की एक मजबूत एफिशिएंट स्टेट को कैसे चलाया जाए। इस किताब के हिसाब से जो स्टेट था वो एक विशालकाय मशीन जैसा था, और इस मशीन को बनाया ही गया था मैक्सिमम कंट्रोल और एफिशिएंसी के लिए। ये नौकरशाही लोगों की जिंदगी के हर पहलू में दखल देती थी, खेती से लेकर व्यापार तक, और यहां तक कि जासूसी में भी। सब कुछ स्टेट की नजर में था। और ये सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स था वो वाकई देखने लायक है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, सबसे ऊपर थे 18 तीर्थ। इनको आप आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसा समझ सकते हैं। और फिर उनके नीचे थे अध्यक्ष, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते थे। मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसका एक ही मकसद था, साम्राज्य के चप्पे चप्पे पर कंट्रोल रखना। उनकी न्याय व्यवस्था भी बड़ी दिलचस्प थी, दो तरह की। एक तरफ थीं धर्मस्थीय अदालतें, जो आम लोगों के आपसी झगड़े सुलझाती थीं, जैसे प्रॉपर्टी का मामला हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन दूसरी तरफ थीं कंटक शोधन अदालतें, जिसका मतलब ही होता है कांटों को हटाना। और ये कांटे कौन थे? वो लोग जो राज्य के लिए खतरा थे, जैसे भ्रष्ट अधिकारी या देशद्रोही। यहां पर किसी एक व्यक्ति के न्याय से ज्यादा जरूरी थी साम्राज्य की सुरक्षा। तो ये तो हुई अंदर की बात, पर यह पूरा सिस्टम बाहर से कैसा दिखता था? और ये इतना बड़ा साम्राज्य अपने लोगों से बात कैसे करता था? चलिए अब कहानी के इस पहलू को देखते हैं। यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बात सामने आती है। मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर था, उसने अपनी किताब में लिखा कि भारत में गुलामी है ही नहीं। लेकिन हम तो जानते हैं कि अर्थशास्त्र में दासों के बारे में लिखा है। तो फिर सच क्या है? इसका जवाब असल में कल्चरल डिफरेंस में छिपा है। देखिए, ग्रीस में जो गुलामी थी उसमें इंसान किसी की निजी संपत्ति होता था, एक सामान की तरह। पर भारत में उस वक्त जो सिस्टम था वो ज्यादातर डेड बॉन्डेज जैसा था। मतलब अगर आपने कर्ज लिया है और चुका नहीं पा रहे तो आप कुछ समय के लिए दास बन गए। और सबसे जरूरी बात, किसी आर्य को हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। तो मेगास्थनीज ने जो देखा वो उसकी अपनी गुलामी की परिभाषा से इतना अलग था कि उसे लगा कि यहां तो ये सिस्टम है ही नहीं। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, चंद्रगुप्त के पोते अशोक के साथ। अशोक के आने के बाद साम्राज्य ने अपने लोगों से सीधे जुड़ने का एक नया और कहीं ज्यादा पर्सनल तरीका अपनाना शुरू कर दिया। ये स्लाइड अशोक की कम्युनिकेशन जीनियस को दिखाती है। कमाल की बात है, उन्होंने पूरे साम्राज्य में पत्थर पर अपने मैसेज खुदवाए। लेकिन ऐसा नहीं कि बस एक ही भाषा या स्क्रिप्ट में लिख दिया। नहीं, उन्होंने लोकल लिपियों का इस्तेमाल किया। भारत के ज्यादातर हिस्सों के लिए ब्राह्मी, नॉर्थ वेस्ट के लिए खरोष्टी, और अफगानिस्तान की तरफ ग्रीक और अरामी। और भाषा भी कोई विद्वानों वाली संस्कृत नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा, प्राकृत। सोचिए, ये उस जमाने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, टारगेटेड मास कम्युनिकेशन कैंपेन था। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता। मौर्यों ने अपनी ताकत और अपनी सोच को दिखाने के लिए आर्ट और आर्किटेक्चर का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया, और ये अपने आप में क्रांति थी। इससे पहले तक भारत में ज्यादातर बड़ी इमारतें लकड़ी की बनती थी, जो जाहिर है वक्त के साथ खत्म हो जाती थी। पर मौर्यों ने, खासकर अशोक ने, पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक सोची समझी कोशिश थी, एक ऐसी शाही विरासत बनाने की जो सदियों, हजारों साल तक टिकी रहे। लंबे समय तक ये बहस चली कि क्या मौर्य पिलर्स पर्शियन डिजाइन की कॉपी थे,
लेकिन अगर ध्यान से देखें तो फर्क साफ है। मौर्य पिलर्स एक ही पत्थर को तराशकर बनाए गए थे, मोनोलिथिक थे, जबकि पर्शियन पिलर्स टुकड़ों को जोड़कर बनते थे। मौर्य पिलर्स खुले में खड़े स्मारक थे, पब्लिक मैसेजिंग के लिए, जबकि पर्शियन पिलर्स महलों के अंदर छत को सपोर्ट देने के लिए होते थे। तो ये नकल नहीं थी, ये एक बिल्कुल नया, एक यूनिक इंडियन इनोवेशन था। अब जरा इस मशहूर मूर्ति को देखिए। ये दीदारगंज यक्षी हैं, एक लोकल देवी, लेकिन इनकी फिनिशिंग देखिए। इस पर वही शानदार मौर्य पॉलिश है जो शाही स्तंभों पर मिलती है। ये मौर्यों की रणनीति का एक बेहतरीन नमूना है। वो लोकल कल्चर को खत्म नहीं करते थे, बल्कि उसे शाही क्राफ्ट्समैनशिप का टच देकर, उसे और ऊंचा उठाकर अपने सिस्टम में शामिल कर लेते थे, एक तरह से आत्मसात कर लेते थे। और अब हम आते हैं शासन के दूसरे ब्लूप्रिंट पर। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को बदल दिया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल वजह भी थी। इतने बड़े, इतने विविध साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अशोक को एक ऐसी गोंद की जरूरत थी जो सबको जोड़ सके, और यहीं से उनकी क्रांतिकारी सोच का जन्म हुआ, धम्म। देखिए, धम्म कोई नया धर्म नहीं था, ये एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था, एक आचार संहिता। ये अशोक का हल था उस बड़ी समस्या का कि एक विशाल मल्टी रिलीजियस साम्राज्य को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक कॉमन नैतिक सोच के जरिए कैसे एक साथ रखा जाए। ये एक पॉलिटिकल और सोशल इनोवेशन था, एक तरह का सॉफ्ट पावर टूल। तो इस धम्म के मेन पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला, अहिंसा, किसी भी जीव को तकलीफ न देना। दूसरा, सहिष्णुता, सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करना। तीसरा, सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे माता पिता और बड़ों की इज्जत करना, अपने नौकरों से अच्छा बर्ताव करना। और चौथा, लोक कल्याण, लोगों की भलाई और उनके नैतिक विकास पर ध्यान देना। यह एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अब मौर्य साम्राज्य राजनीतिक तौर पर तो बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। चलिए इसकी इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। हाँ, तो करीब 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा की हत्या हो गई और साम्राज्य बिखर गया। लेकिन जो ब्लूप्रिंट वो छोड़ गए वो बना रहा। कला में, शासन चलाने के तरीकों में और दर्शन में उनके जो इनोवेशंस थे वो दक्षिण एशियाई सभ्यता की नींव का पत्थर बन गए और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहे। और इसका इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? सारनाथ में अशोक का जो स्तंभ है, उसके ऊपर बने 4 शेर, वो कभी अशोक के धम्म साम्राज्य का प्रतीक थे, और आज वही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एम्ब्लम। ये अतीत से लेकर आज तक एक सीधी अटूट लकीर है जो हमें उस महान विरासत की याद दिलाती है। तो आखिर में मौर्य साम्राज्य हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। उन्होंने 2 मॉडल हमारे सामने रखे, एक तरफ कौटिल्य की लौ मुट्ठी और दूसरी तरफ अशोक का नैतिक दिशा निर्देश। और ये सवाल कि किसी साम्राज्य को चलाने के लिए तलवार ज्यादा शक्तिशाली हथियार है या एक नैतिक संहिता, ये आज भी उतना ही मौजू है जितना 2000 साल पहले था।